नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस का विशेष कार्यक्रम और मैं हूं तेजपाल नेगी। हमारे उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा क्षेत्र आता है लाल कुआं, कुछ शहरी इलाका और बहुत कुछ ग्रामीण इलाका। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में लंबे संघर्ष के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में विजय श्री हासिल करने वाले श्री नवीन तुमका हमारे साथ हैं। तुमका जी, आपका बहुत स्वागत है। और आज हम जो चर्चा आपसे करेंगे वो करेंगे आपकी चुनाव जीतने के बाद आपके जो कार्य आपने किए उन पे आगे की रणनीति और आपके जो भौगोलिक स्थितियां हैं आपके लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र की, उन पे थोड़ी थोड़ी दृष्टिपात हम करना चाहें। जहाँ पे भी सरकारी कुछ फैसलों को लेके कहीं जनता विरोध में बैठती है, जैसे अभी कोई क्रशर का मामला था, वहाँ क्रशर दे दिया गया था और जनता ने उसका विरोध किया, तो आप भी उस विरोध आंदोलन में बैठे और ऐसे एक दो वाक़ये और हुए हैं। अब वहाँ पे जो पार्टी है वो शायद असहज महसूस करती है कि विधायक हमारे विरोध में बैठ रहे हैं, सरकार के फैसले के खिलाफ बैठ रहे हैं। ये क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर नवीन तुमका जी आबादी के बीच में स्टूडेंट के सर लगे हैं, इसके खिलाफ हूँ जी। मैं 96 से लाइन बोल रहा हूँ और मैंने कई NOC मिले हुए स्टूडेंट के सरों को लगने से रुकवाया है सरकार की मदद से और जन दबाव से। क्योंकि जब स्टूडेंट के सर लगता है तो गाँव नष्ट होता है, हरियाली नष्ट होती है और किसानी नष्ट होती है, रोजगार बढ़ते हैं, आय बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, लेकिन जो मौलिक किसानी है वो नष्ट होती है। अभी का जो प्रकरण है, मैं इसलिए भी उसके विरोध में गया, जिस समय उनको लाइसेंस मिला उस समय था कि उस जगह से आबादी की दूरी 100 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद सरकार ने उस मानक में परिवर्तन कर दिया, अब वो दूरी 300 मीटर हो गई है। हम ये कहते हैं कि ये फेफड़ा है ना अंदर, इसको हम कैसे तय कर सकते हैं कि आज 100 मीटर के लायक है और कल 300 मीटर के लायक है? ये तो फेफड़ा ही है। और मैंने अपना विषय सरकार के सामने भी रखा, लेकिन संभवतः कुल मिला के मामला न्यायालय में है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी करने का कोई औचित्य है नहीं। लेकिन सरकार जनहित के लिए है, जनहित के लिए नियमों को बदलती है। हमारा काम है सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखना और जनता को भी ये समझाना कि सरकार उनके साथ है, इसमें मैं माध्यम बनता हूँ, है नहीं। अब मान लो कोई न्यायालय कोर्ट का आता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जनता के आपको उसके साथ अपने को जोड़ करके सरकार के पास ले जाना, सरकार को समझाना, ये हमारा काम बनता है। इसमें असहजता जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि आते मेरी जिम्मेदारी जनता के साथ भी है और उनके पक्ष में बोलना हमारे दायित्व है। विधायक जी, एक चीज़ और आती है आपके इलाके में, आप ही की ही पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो कुछ और ही ताना बाना वहाँ पे बुन रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि आप भी हैं तो आपको भी महसूस ना हुआ हो। तो असंतोष क्या पार्टी में वहाँ पे है? देखिए, जनता ने मुझे चुन रखा है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, पार्टी का पूरा विश्वास मेरे साथ है और मैं जनता में पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य, मैंने कहा ना, अंत्योदय भी है और सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी भी है। जितनी जनता है और जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन सबके कोशिश करते हैं कि उन सबके समन्वय से कोई हैंडबम लगाना है तो हम लोग 50 लोगों के बीच में तय करें। मैं अपने स्तर से कोई भी तय नहीं करता, 50 लोगों के बीच में तय करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लगा दो तो हम पर लगा देते हैं। लेकिन हो सकता है कि 91 व्यक्ति को थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही हो, थोड़ा दूर रहता हो तो असंतोष व्यक्त कर सकता है। लेकिन सामान्यतः मैंने कहा ना, लेबर कार्ड, शौचालय, कहते हैं ये RTM, 45 RTM भी मैंने अभी तक लगाए हैं। एक RTM से 10-15 का आसपास वो पानी मिलता है, कोई बिजली का खर्चा नहीं होता, पता तो उसको बोलते हैं, अपने आप पानी आता है, फैलता है। ये सब चीज़ें जनता के लिए उनसे पूछ के की जाती है। अब कई लोगों को ये हो सकता है कि भाई केवल हमारे घर से कोई काम हो
लेकिन जनता का काम तो जनता के हिसाब से, जनता के आधार पर, जनता की सामर्थ्य से होगा। बाकी मेरे को केवल अपना काम करना है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है, जनता को संतुष्ट रखने का पूरा प्रयास करना है, मैं उसमें लगा हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो उनका काम है। तो सवाल आप समझ गए। इसका बेस ये था कि हाल ही में कुछ बोर्ड वहाँ पे लगे हैं और उसमें नवीन दुर्गा जी नहीं दिखाई दिए उन बोर्डों में, कुछ एक में है लेकिन उसमें फिर दूसरे लोग वहाँ से कट ऑफ हुए। ये इसको लेके मैं सवाल करना चाह रहा था, हो सकता है ये मैं तो इतने लंबे जीवन में आज तक एक फ्लैक्सिन लगाई, जब एक फ्लैक्सिन लगाई तो किसी एक का फोटो भी लगाया, है नहीं? तो इसलिए मेरे लिए जब मैं खुद नहीं लगाता, खुद किसी की फोटो नहीं लगाता, खुद फ्लैक्सी में विश्वास नहीं करता, जिस इलाकों में 3 चक्कर कभी अभी 2 चक्कर पैदल घूमता हूँ वहाँ पर मेरी फ्लैक्सी टकी रहे, इसका मेरे कोई महत्व नहीं है। जब मैं इस विचार में हूँ कि उस फ्लैक्सी का मेरे कोई महत्व नहीं है तो मैं उसमें टिप्पणी क्यों करूँगा, क्यों मुझे बुरा लगेगा? वो उनकी मर्जी है, जो करे। आप ही की पार्टी के लोग कोई पार्टी को आपके इस पूरे चुनाव क्षेत्र में जितने आपने काम अभी तक बताए, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने चुनाव से पहले मन में सोचे होंगे, अभी तक उनकी शुरुआत भी नहीं हो सकी है, ऐसे संक्षिप्त में कुछ काम बताइए। जमरानी बांध जितना बड़ा जरूरी है उतना ही बड़ा घर के आगे की छोटी नहर की पुलिया भी है। कोशिश ये है कि सब में कहीं ना कहीं टच कर रहा हूँ, और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है नहीं जो मेरे सामने आया हुआ और मैंने उस पर कोशिश न की हो, लेकिन मुद्दे समय के साथ बदलते रहते हैं। अभी गोलाबार में एक गजेपुर गांव है, एक मुकदमे के कारण उनके रास्ते पर रोक लगी। आज की डेट में गोलाबार से सीधे गजेपुर गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अभी 8 दिन पहले उस गांव में गया, पैदल जंगल के रास्ते किया, और उनसे मैंने कहा कि भाई सब रास्ते बंद हैं तो कोई विकल्प बताओ। उन्होंने एक विकल्प बताया, उस विकल्प को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास गया, उनको मैंने समझाया तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे। हमने उनको ज्ञापन दिया, उस पर वो कार्रवाई करेंगे, और फिर भविष्य में कभी जाके गाँव वालों से कहूँगा कि हम तुम्हारे लिए रास्ता खोला नहीं है, रास्ता खोलने वाले रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ता खोलना आसान नहीं है ना, लेकिन अगर वन विभाग की ज़मीन आती है तो टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत तो करेंगे ना। तो ऐसे ही विजयपुर का एक पुल का मामला है, नकेल के पुल का मामला है, से नाला का पुल स्वीकृत हो गया, वहाँ तो पेड़ वेड़ भी काट गए हैं, केवल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। नकेल के पुल का सब कुछ ओके हो गया है, केवल एक डिजाइन जो है, जो भी ये लोहे के इस टाइप के पुल बनते हैं उनकी डिजाइन को अंतिम रूप से IIT रुड़की, IIT कहते हैं BHU, IIT बम्बई और संभवतः IIT कानपुर अप्रूव करते हैं। तो डिजाइन अप्रूव होने गई है, जैसे अप्रूव हो गया आगे उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो वन विभाग संबंधी दिक्कतें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, लेकिन चूँकि अधिकारियों से मेरे व्यक्तिगत संपर्क ठीक हैं, इसलिए मैं उनको करने में लगता है कि सफल हूँ। एक चुनावी मुद्दा था सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क। अब चूँकि NH के बनने से काफ़ी हद तक वो उसमें सुधार आया, लेकिन एक पैच है लगभग 2-2.5 किलोमीटर का, यहाँ समस्या बरकरार है। क्या स्थिति है इसकी? अब देखिए, आपका सवाल जो है मंडी गेट से बाईपास 3 पानी तक 2 किलोमीटर 40 मीटर सड़क से संबंधित है जी। एक दिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये विषय रखा तो मैंने कहा, मैं जब आप सरकार में थी और PWD की मिनिस्टर थी, आपके पड़ोस में माननीय दुर्गा पाल जी भी आपके मंत्री थे, आपने अपनी सीमांत को फोन डाल दी और नीचे को छोड़ दिया। उस समय आपको लागू विधानसभा याद नहीं रही, लेकिन अब हम बना रहे हैं। वो NH के पास थी, आप समझते हो कि NH नेशनल अथॉरिटी है, उसके पास कोई संपत्ति चली गई, वापस लेने में समय लगता है, लेकिन वापस ली। उसके बाद NH ने चाहे जिस मत से भी कोई ऐसी मत रही होगी, यहाँ भी PWD को 1,90,00,000 का एक चेक दिया। इसका एस्टिमेट कुल मिला के लगभग 10 करोड़ का है पूरा NH जैसा बनाने का,
लेकिन हमने आपस में बैठ के निर्णय लिया कि फिलहाल जितना डबल लेन बनी हुई है उसी को NH के स्तर का बना दिया जाए, बाकी बजट के साथ साथ आगे पीछे बनता रहेगा, क्योंकि कोविड के कारण बजट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इस निर्णय के बाद एक टेंडर हुआ, कोई टेंडर नहीं आया। दूसरा हुआ, एक आया, उसको रद्द किया। तीसरी बार हुआ, 4 लोग टेंडर डालने आए। लेकिन अभी मेरी जब PWM से बातचीत हुई है, अब क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि जिसका टेंडर हुआ था उसने बॉन्ड करने से इनकार कर दिया। अच्छा। अब ये आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं, आम जनता को सड़क चाहिए, आम जनता को सड़क चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि 2 करोड़ का लगभग काम है और किसी को बॉन्ड में दे देंगे या सीधे दे देंगे। मान कोई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2, या हम ही दबाव बनाते हैं, कोई कोर्ट चले जाएगा, कोई जनहित याचिका लगाएगा। इसलिए जो सिस्टम है उस सिस्टम में एक टेंडर फिर करना है। तो उसमें कोई ना कोई आएगा। तो क्या कितने समय में निपट जाएगा ये हमारे? मेरा तो मानना है जिस दिन 4 टेंडर पड़े ना बक्से में, जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा 4 पड़ गए, तो मैंने तो उस दिन कहा कि 1 महीने में निपटा देंगे है नहीं, क्योंकि ठेकेदार से कहेंगे कि बॉन्ड भी करते रहेंगे, तुम काम शुरू कर दो। लेकिन जब खुले बॉन्ड के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि बरसात के तुरंत बाद तो बनाई देंगे। आपका लालपुर विधानसभा क्षेत्र न सिर्फ राजनीति में गर्म रहता है, कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा गरमाया रहा, लेकिन एक मुद्दा इस समय सामाजिक तौर पर बड़ा गरमाया हुआ है। और आप चूँकि वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी बात वहाँ की जनता समझनी भी चाहिए और समझेगी भी। आपकी टिप्पणी वो उस विवाद पे जो बिंदु खत्म है आजकल चल रहा है। देखिए, बिंदु खत्म का जो विवाद है वो मैं जो कि रात ही पहुँचा हूँ और मौके पर जा नहीं पाया जी, वह अनुसूचित वर्ग के एक प्लॉट को खरीदने पर उसके पड़ोस की महिला द्वारा अभद्र टिप्पणी से संबंधित है। अभद्र टिप्पणी भारतीय संविधान के अनुसार गैरकानूनी है और उसमें सजा का प्रावधान होना है। निश्चित रूप से FIR उस पर होनी चाहिए। जिस फ्लो में या जिस स्तर की वो अभद्र टिप्पणी है उस स्तर की FIR होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून के राज में विश्वास करने वाले लोगों को आखिर ये तो मांग करेंगे कि FIR क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि FIR होने के बाद जो बाकी और चीज़ें हैं वो भी फिर करनी अनावश्यक होंगी। जो FIR हुई तो FIR की प्रोसेस के लिए लगना चाहिए। FIR एग्जीक्यूट हो, गिरफ्तारी हो, इस पर लगना चाहिए। लेकिन उस पर अनावश्यक और चीज़ें तूल देना वो भी उतना ही बढ़िया नहीं है जी, समाज के लिए बढ़िया नहीं है। दोनों को आखिर कानून में विश्वास करना पड़ेगा। जिस महिला ने अभद्र किया है उसके परिवार को मानना पड़ेगा कि उसने गलती की है, उसकी सजा मिलनी चाहिए और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ FIR होने के बाद उसके एग्जीक्यूट होने का इंतजार दूसरे पक्ष को भी करना चाहिए। यदि उसमें कोई समझ दे के दिक्कत आती है तो उसके कानूनी रास्ते बहुत सारे हैं। धरना प्रदर्शन का अधिकार है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। ये अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है, उनके शासन प्रशासन तक पहुँचने का अधिकार है। लेकिन फिर भी आपका इशारा शायद सोशल मीडिया पे उन टिप्पणियों को है जो पूरे समाज को लेकर की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया के समय कोई टिप्पणी क्या कर सकते हैं? वो न तो मोदी जी लोग पा रहे हैं ना राहुल गांधी है नहीं। अब जब चुनाव भी अब 2 साल में आने वाला है, क्या रणनीति आपने बनाई है और जो चिंता भाजपा की है वो किन विषयों को लेके है, जरा इस पे भी 2 बातें करें। देखिए, चिंता का विषय, चिंता वो सभी के लिए, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा इसलिए है कि आज का समय जो था वो जो हमने किया है, चाहे माननीय मोदी जी ने किया है, हमारी केंद्र सरकार ने किया है, चाहे माननीय त्रिवेंद्र जी ने उत्तराखंड सरकार ने किया है, या किसी हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी ने अपने विभागों पर अच्छा काम किया है, उसको जनता के पास ले जाने का था, जनता को प्रचारित प्रसारित करने का, छोटी छोटी सभाएँ करने का था, जिसमें कोविड के कारण दिक्कत आ रही है और हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। मेरा ये हैंडबिल है, ये हैंडबिल के बाद को पहुंचा रहे हैं। मीटिंग नहीं कर सकते, हैंडबिल बांट रहे हैं, गाँव में जाकर कह रहे हैं हमने ये किया, इसको देखिए, इसमें कहीं कोई लगे तो हमको टोकिए, हमको इशारा कीजिए, अभी समय हम इसको ठीक करेंगे। तो कोविड के कारण, कोविड-19 का दिक्कत तो आई है, प्रचार प्रसार की दिक्कत है। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि मेरी विधानसभा में आपको कम से कम
10 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार ने धार्मिक अनुष्ठान और राजनीतिक कार्यक्रम पर छूट नहीं दी है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से अगर 10 कार्यक्रम 2 जगह भी होते तो जो 2 जगह से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको अपना मैसेज देने का मौका मिलता कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या किया है। लेकिन फिर भी अगर माननीय मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने 9 महीने 8 महीने तक निःशुल्क बिना मूल्य का राशन सफेद कार्ड में देने का निर्णय लिया तो उसके लिए किसी को प्रचार करने की आवश्यकता थोड़ी है, वो तो जिसको मिल रहा है। आज देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गरीब आदमी से पूछो कोई दिक्कत, पता नहीं राशन की नहीं है, तेल साबुन की हो सकती है, राशन की नहीं है। ये सब सरकार दे रही है और लेने वाला जानता है कि ये सरकार दे रही है। एक जो मैं मैसेज आपके चैनल के मार्फत देना चाहता हूँ, इस कोविड-19 को जब ये शुरू हुआ तो कितना अफरा तफरी फैली, लेबर घर को भागने लगे, उद्योग धंधे बंद हो गए, बहुत अफरा तफरी फैली। मतलब उससे आप परिचित हैं इसलिए मैं उसको बोलूँगा नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान के गांव का आदमी, उसने कहा कुछ नहीं, निपट लेंगे। जिस समय कोविड शुरू हुआ उस समय गेहूं की खेती शुरुआत थी, पूरी गेहूं की खेती पकी, कटी, मड़ी, बाजार में आई, बिकी। ऐसी गेहूं के साथ जो और फसलें होती हैं वो, फिर गन्ना लगा, अभी धान लगा है और फसलें लगी है। तो किसान ने इसको परास्त किया, किसान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। मजदूर नहीं थे, पलटा लगा दिया। 4 ने एक का काम किया, फिर दूसरे काम ने, फिर तीसरे का काम किया। आज मेरे गेहूँ कटे, कल आपके कटे, परसों आपके कटे, सब ने मिलकर काट लिए। ठीक इसी प्रकार 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम कर लिया, 8 घंटे काम कर लिया। जो कभी खेत में बेटा या बहू नहीं आती थी वो भी खेत में चले गए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान के किसान ने इस देश को कोविड की टक्कर में खड़ा रखा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम फ्री में राशन देने की बात कर रहे हैं, ये किसान के बल पर है। भरपूर फसल नहीं आई होती और भरपूर फसल नहीं गई होती तो सरकार को सोचना पड़ता। लेकिन सरकार आश्वस्त है कि उसका किसान कोविड को रोकने में सफल रहा है। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है। अपना लोगों ने सिस्टम बना दिया। सड़क पर और बाजार क्यों जाएंगे, खेत में जाएंगे, खेत में घूमेंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज किसान का देश के लिए है कि हम अपनी जगह पर अड़े हैं और हमने इसको रोक दिया। बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए। तो ये किसान बहुल देश है, कृषि प्रधान देश है, और एक बार देश ने किसान ने फिर सिद्ध कर दिया। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज आपके चैनल के मार्फत जनता के लिए, सरकार के लिए है। बहुत संक्षिप्त शब्दों में बताइए कि कोरोना काल में सरकार का सबसे बढ़िया कदम क्या था? सरकार का, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों, आसपास के क्षेत्र के हिसाब से बात करूंगा। ठीक, सरकार ये मैसेज देने में सफल रही कि किसी का चूल्हा जलने से शेष नहीं रहेगा, सबके चूल्हे जलते रहेंगे। अब जब सबके चूल्हे जलते रहेंगे तो उनके लिए राशन की व्यवस्था करना, उनके लिए ईंधन की व्यवस्था करना, उनकी सप्लाई लाइन को ठीक बनाए रखना, ये सरकार का काम था, उसने किया। और सबसे बड़ी गलती क्या रह गई सरकार से इस काल में? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको समस्याएं आती रहती होंगी। नहीं, हमारे पास तो आधी रात राशन की दुकान में राशन नहीं मिल रहा है। मैं दूसरे ने जाके कहता हूँ या तो बांटो, नहीं तो दुकान कैंसिल कर देंगे। और मैं 3 दुकानें कैंसिल करवाई। मेरे से एक दिन लोगों ने कहा साहब हमारा दुकानदार गायब है। मैं उससे मैं उस दुकान पर गया, 40-50 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मैंने एसएम साहब को फ़ोन किया कि कल अगर 12 बजे ये दुकान नहीं, ये दुकानदार राशन नहीं बांटता है तो इसकी दुकान को कैंसिल कर दीजिए, किसी अटैच कर दीजिए। तो समस्या आई तो समस्या उसने 12 बजे नहीं, उसने 10 बजे से बांटना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हमारी उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो जहाँ पर समस्या आई उनको हल करने का प्रयास किया। अच्छा, और बाकी रामराज की बात कर रहे हैं, रामराज आने में टाइम लगेगा, इसलिए कोई कमी होगी तो उसको लोग बताएंगे तो हम ठीक करेंगे।
लोग बताएंगे या फिर आपको खुद महसूस हो कि हाँ ये चूक हुई, इसको सुधारा जाए, है ना? ये स्वस्थ राजनीति यही कहती है कि जब आप विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे तो बहुत से आपने मुद्दे अपने दिमाग में सोचे होंगे, पब्लिक के सामने आपने कहे होंगे। कितने प्रतिशत मुद्दे आपने अब तक सुलझा लिए हैं? जी धन्यवाद। आपके चैनल के मार्फत सुनने वाले सब लोगों का भी स्वागत और अभिनंदन। मैं लंबे समय से समाज में काम कर रहा हूँ और विधायक बनने से पहले यहाँ के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक रहा, अपने ग्राम पंचायत का प्रधान रहा और भी बहुत सारी सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं में बनाने से लेकर चलाने तक मेरा लंबा अनुभव है। इसलिए समाज के सभी वर्गों के साथ मेरा संपर्क रहा है और उन सबकी समस्याओं का मेरे को अच्छा एक संकलन मेरे साथ रहा है। जी। जब मैं विधानसभा चुनाव में लगा तो मेरे सामने कई समस्याएं थी, जिनमें 7-8 समस्याएं बड़ी थी। यद्यपि जमरानी बांध मेरी विधानसभा की केवल मेरी विधानसभा की समस्या नहीं है, लेकिन जमरानी बांध के लिए हमने बहुत बड़ा किसान आंदोलन 87-88 उस दशक में किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मेरे लिए अभूतपूर्व ये अवसर है कि आज जब जमरानी बांध बन रहा है तो मैं उस विधानसभा का सदस्य हूँ जिसके मार्फत इसका प्रस्ताव फाइनल होकर के स्वीकृति के लिए गया है। जी। तो इस जमरानी बांध जैसे बड़े मुद्दे पर मेरी विधानसभा में चोरगलिया दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ पर कई समस्याएं थी, जैसे चोरगलिया चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। जी। टाइगर रिजर्व चोरगलिया की सीमा तक आया था, जिसका मतलब था चोरगलिया का विकास ठप होना। और हमने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम टाइगर रिजर्व को इससे दूर ले जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा और टाइगर रिजर्व भी दूर नहीं हुआ। वहाँ की सेंसिटिव जोन जो है, जिसका आजकल में भी अंतिम नोटिफिकेशन होना है, वो भी तय हो गई है। उसका परिणाम है कि चोरगलिया में खनन भी होगा, आवाजाही भी होगी, जंगल में आने जाना भी होगा और जनजीवन सामान्य रहेगा। ऐसी वहाँ पर खनन की समस्या थी, उसको हमने हल किया। चोरगलिया में टनशिप बियर करके एक बांध बनना था, बन रहा। कीमत तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-11 करोड़ का बजट है, लेकिन 20-30 साल से लंबित था। मैंने प्रयास किया, वन विभाग से अनापत्ति की और तमाम प्रयास के बाद उम्मीद करता हूँ कि 2/3 बन चुका है। 7 दिसंबर तक उसका काम पूरा होगा तो चोरगलिया की सिंचाई की समस्या जो है हमेशा के लिए हल हो जाएगी। ठीक ऐसे ही मेरे जो विधानसभा का हल्द्वानी से मिला हुआ हिस्सा है तो शहर जैसा, और अब तो नगर निगम में शामिल भी हो गया है, लेकिन जब मैं विधायक बना तो उस समय गाँव था और गांव होने में और अनियमित कॉलोनियाँ जो उस समय कटी, उसके कारण ये परिणाम था कि एक ट्यूबवेल लगाने के लिए जगह कहीं पर तल्ली हल्द्वानी गोजाजाली में ट्यूबवेल लगाने की जगह उपलब्ध नहीं थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को पहली अर्बन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में डाला और लगभग 19 करोड़ की योजना तल्ली हल्द्वानी की हमने शुरू कर दी है और लगभग 30 करोड़ की गोजाजाली उत्तर और बिजली की योजना शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। ये बड़ा विषय था, बड़ा बजट था और सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्यूबवेल, ओवर टैंक सब उस आबादी से दूर वन भूमि में बनने थे। आज ये शुरू हो पाए हैं और कम से कम 25 साल के लिए पेयजल की समस्या समाप्त होने जा रही है। ठीक इसी प्रकार पूरे इंदिरा नगर हल्द्वानी के गंदे पानी की समस्या पूरी बरेली रोड के लगभग 60-65 राजस्व गाँव को प्रभावित करती है, गंदा करती है और गोजाजाली को तो नरक बनाती है। मैं 2011 से खंडू जी की सरकार के समय से संघर्ष कर रहा था, 2 बार अनशन में बैठा। माननीय खंडू जी ने धरना मुक्त किया, लेकिन काम हो नहीं पाया और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुक्त कुमायूं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग करते करते संभवतः अगली मीटिंग में अंतिम रूप से उसका बजट तय हो जाएगा। आज योजना यह है कि इस पूरे गंदे पानी को जो अभी मंडी गेट के सामने बरेली रोड की नहर में गिरता है, उसको यहाँ की बजाय NH रेलवे क्रॉसिंग और NH पार करा करके जो नगर निगम के लिए सीवर लाइन के पानी का जो स्टोरेज होता है, जो भी होता है, वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। ये
बड़ा लक्ष्य था और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने कार्यकाल में इसका समाधान कर पाऊँगा, क्योंकि इसकी ठोस पहल हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। बिंदुखत्ता नगर पालिका पिछले टाइम में बनी, लोगों ने विरोध किया, मैं भी उसमें शामिल था और नगर पालिका रद्द करनी पड़ी। राजस्व गांव की मांग है। मेरी विधानसभा में बिंदुखत्ता सबसे बड़ा और बिंदुखत्ता जैसे और 26 गांव छोटे बड़े मिलाकर के हैं, जिसमें कुछ खत्ते हैं, कुछ गांव के बीच में हैं, जैसे गोलाबार में सुल्तान नगरी है, बागजला है, खड़गपुर है और भी बहुत से 26 स्थान ऐसे हैं। ये हम भी मानते हैं, जनता भी धीरे धीरे स्वीकार कर रही है कि कहीं लोकल आंदोलन करके एसडीएम के यहाँ धरना दे करके ये समस्या हल होने वाली नहीं है, लेकिन लोगों का काम है कि ध्यानाकर्षण करें और ये समस्या भारतीय संसद से अमेंडमेंट होकर के हल होगी। लेकिन पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में बिंदुखत्ता और बिंदुखत्ता जैसे वन भूमि में बसे हुए गाँव को राजस्व गाँव बनाया जाए, यह संकल्प मैंने रखा, 2 बार रखा, चर्चा का विषय बना और ठीक यही प्रस्ताव माननीय अजय भट्ट जी सांसद बनने के बाद पहली बार लोकसभा में इस विषय को लाए। मेरा ये मानना है कि ये बड़ी समस्या है। जब इसका माहौल बनता है, लोगों की जानकारी में आता है, लोगों को लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस टाइप के परिवर्तन होते हैं और सरकारें अच्छा करने के लिए बनी हैं। हमारी सरकार सारे अभूतपूर्व लंबे समय से अटके हुए समस्याओं को हल कर रही है और मेरा मानना यह है कि हम बिंदुखत्ता और बिंदुखत्ता जैसे वन भूमि बसे हुए गाँव की समस्या को भी हल करने में सफल होंगे। कम से कम एक कदम आगे बढ़ करके रास्ता खोलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लाखवा नगर पंचायत का विस्तार भी एक वादा था। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री से विस्तार से बातचीत हुई है। जो घनी आबादी है लाखवा के आसपास, जैसे बंगाली कॉलोनी है, नगीना कॉलोनी है, जिसमें एक पौधा उगाने की कहीं जगह नहीं है, केवल कॉलोनी हुई है, उनकी नगर पंचायत में शामिल किया जाए। ये भी मेरा एक विषय था जिस पर हम काम कर रहे हैं अभी। मैंने एक वादा किया था कि आदमी की जो नागरिक की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, बिजली और पानी, मैं 30 जून 20 तक ये घोषणा करूंगा कि मैंने अपने क्षेत्र में समाप्त कर दी हैं। समस्याएं रहेंगी, वितरण की समस्या होगी, पाइप टूट जाएगा उसकी समस्या होगी, पानी बिजली नहीं आएगी उसकी समस्या होगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी देने की समस्या को हल करूँगा, ऐसा मेरा विचार था। कोविड के कारण अब मैं इसको दिसंबर तक ऐसा बोल सकूँगा, ये मेरा मानना है। लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई मेरी पूरी विधानसभा में, तो उसको मैं कर पाऊँगा और ये मेरी एक जनता के लिए अपना एक बड़ा वादा पूरा करने का प्रयास होगा। बिंदुखत्ता राजस्व गाँव नहीं है, वहाँ कुछ दिक्कतें हैं। वहाँ हम हैंडपम्प और सौर ऊर्जा पंप लगा रहे हैं। लगभग 125 हैंडपम्प, पीने के पानी के हैंडपम्प मैंने अभी तक लगाए हैं। 25 सौर ऊर्जा के पंप लगाए हैं। 10 सौर ऊर्जा के पंप स्वीकृत हैं, कोविड के कारण जो है उनका काम नहीं हो पाया, अभी होगा। और सौर ऊर्जा हमारा एक नया कंसेप्ट है जो लोकप्रिय हो रहा है। बिजली की आवश्यकता नहीं है और आसपास के 100-125 70-80 परिवार को पानी दे सकते हैं। इस पर भी हम चल रहे हैं। एनएच सुनते थे कि एनएच बनने वाला है, एनएच बनने वाला है, एनएच बनने वाला है, लेकिन बना तब जब केंद्र में हमारी सरकार बनी, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनी। पिछले टाइम में फाइलें बनी होंगी, लेकिन हमारे टाइम में एनएच बन रहा है। ये भी हमारी सरकार की, केंद्र की, हमारी सरकार की, उत्तराखंड की सरकार की उपलब्धि है और निश्चित रूप से आज की बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार मेरी विधानसभा बिल्कुल जंगल से घिरी हुई है। 3 डीएफओ क्षेत्र पड़ते हैं और हाथियों के आतंक को तो आप सुनते ही होंगे कि घर के बरामदे से जो है सोयाबीन का कट्टा उठा लिया है। गांव में ऐसे घूमना जैसे पालतू, हमने बुला रखे होंगे, हमारे पालतू जानवर होंगे। 1-2 नुकसान भी उन्होंने कर दिए हैं, जनहानि भी की है। तो कहीं हाथी दीवार बनी, कहीं खाई खुदी, लेकिन एक कंसेप्ट और आया है अभी, जिसमें नए टाइप से सौर ऊर्जा की तार फेंसिंग होती है। वो अभी प्रयोग के तौर पर 3 किलोमीटर मेरी विधानसभा में हुई है। 3 किलोमीटर और स्वीकृत है और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने कार्यकाल में
अपनी लालकुआ विधानसभा के जंगल से मिले हुए सारे गांवों के और जंगल के बीच में इस सौर ऊर्जा की तार फेंसिंग को करवा पाऊँ। निश्चित रूप से हाथी हाथी है, कैसे रुकेगा कि नहीं रुकेगा, लेकिन जो हम कर सकते हैं, प्रयोग तो किया जा सकता है। जो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है जी हाँ, उसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, जमुना निर्माण बहुत बड़ी अवस्था है, लेकिन जिसके घर के आगे छोटी सी नाली है उसमें पुलिया अगर पड़नी है 15,000 की, तो उसके लिए पुलिया भी बहुत बड़ी समस्या है। किसी यहाँ वाटर टैंक नहीं है, 20,000 का बनता है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रारंभ से स्वयंसेवक रहा हूँ, तो हमारे लक्ष्य में अंत्योदय है, आखिरी आदमी तक पहुँचने का हमारा लक्ष्य है। और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, सर्वव्यापी जो एक पॉलिसी है, जो एक संपर्क है, उसको लेके काम कर रहे हैं। इसलिए मैं 800 के लगभग शौचालय बनाने में सफल हुआ हूँ। गरीब आदमी का, आखिरी आदमी का, जिसके पास नहीं है, उसके शौचालय बनाने हैं। और अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है या जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं अपना अधिकतम प्रयास, जो मैं सबसे अधिक कर सकता हूँ, वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः पूरे उत्तराखंड में इतनी बड़ी संख्या में शौचालय शायद दूसरी जगह नहीं बने होंगे, और अभी 800 करीब बना दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अपने इस कार्यकाल में 300-400 और बनाऊंगा। जो हमारे सबसे आखिरी आदमी के लिए प्रयास है। मेरी विधानसभा मजदूर बहुल विधानसभा है। लालकुआ के आसपास का इलाका शुद्ध रूप से श्रमिक इलाका है, और मैं माननीय हरक सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग से मैं लोकसभा चुनाव अच्छी सूचना रही, जिला पंचायत चुनाव अच्छी सूचना रही, प्रधान के चुनाव की अच्छी सूचना रही, फिर कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, अधिकारियों की हड़ताल हो गई, उसके बावजूद लगभग 7,000 लेबर कार्ड नए बनाने में, नए पंजीयन कराने में सफल रहा, कैंप लगा करके। पहले लेबर कार्ड विशिष्ट टाइप के लोगों के बनते थे, तुम बना लेना, तुम बना लेना, तुम बना लेना। हमने कैंप लगा करके आम आदमी के बनवाए। उस समय पता था कि कोविड जैसी कोई चीज़ आने वाली है, लेकिन जैसे कोविड आया, कोविड-19 आया, बीमारी आई, सरकार ने एक खाते में 2,000 रुपये डाले। और आज मुझे इस बात का बड़ा संतोष रहता है कि अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सरकार के समर्थन से हम उन लोगों को 2,000 रुपये दिलाने में सफल रहे, जो बिल्कुल आखिरी आदमी है। मेरे को बड़ा कष्ट, दुख होता है कि हम किसी आदमी का शौचालय नहीं बना सकते क्योंकि इस पास जगह नहीं है, लेकिन हम उसका लेबर कार्ड बनाते हैं। लड़की की शादी होगी तो 50,000 मिलेंगे, बच्चे की पढ़ाई में मिलेंगे, 2,000 अभी कोविड-19 के बीच में दिए हैं। और अभी आजकल एक राशन का किट, जिसमें लगभग छोटी सारी चीज़ें हैं, एक राशन का किट भी हमने लगभग मोहल्ले जाकर के उपलब्ध कराया, अभी चल ही रहा है। और मैं समझता हूँ कि लगभग मेरी विधानसभा में 8-9 हज़ार राशन के किट गरीब आदमी तक पहुँचेंगे। प्रति व्यक्ति है या प्रति परिवार है? नहीं, जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड। जैसे आप रजिस्टर्ड है तो आपको मिलेगा, आपकी पत्नी का रजिस्टर्ड है तो उसको मिलेगा, जिसका रजिस्टर्ड है उसको। और गरीब परिवार में एक भी हो जाए तो कुछ ना कुछ मदद तो है। मदद तो ये सब चीज़ें क्या है कि जो आम आदमी को जोड़ने के लिए है, उसको सहायता करने के लिए है। मेरी विधानसभा में ट्यूबवेलों की बड़ी समस्या है, बिजली की कमी वजह से चल नहीं पाते, नहरों की समस्या है, नहरों की मरम्मत की समस्या है, और बिजली पर्याप्त मिले ये समस्या है। ट्यूबवेल ख़राब हो जाते हैं, मरम्मत में समय लगता है, तो उसके साधन उपलब्ध हों, ये समस्या है। इन सब चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। पिछले टाइम में जब लॉकडाउन हुआ तो सारी फैक्ट्रियाँ बंद होते गई। किच्छा शुगर फैक्ट्री का मैनेजमेंट भी चाहता था कि फैक्ट्री न चले। क्यों? वो कहते साहब गन्ना सेंटर में कैसे सोशल डिस्टेंस होगी, फैक्ट्री में कैसे होगी, ट्रक वाला कैसे जाएगा। लेकिन हमने सरकार से कहा, गन्ना अगर नहीं गया तो गन्ने में आग भी नहीं लगाई जा सकती, जलता नहीं है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें संज्ञान लिया। गन्ना चला, गन्ना गया, चीनी बनी, न एक गन्ना बर्बाद हुआ, न एक किलो चीनी कहीं बर्बाद हुई, और किसान की फसल चली गई। कोरोना पीरियड हम सब लोग उससे भुगते हुए हैं, निकले हुए हैं।
उसके दंश को, उसकी दिक्कतों को हम सब झेल रहे हैं, वित्तीय भी, सामाजिक भी। लेकिन हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, सामाजिक संगठन हों, विद्यालयों के संगठन हों, सांस्कृतिक संगठन हों, सब ने मिलकर के इसमें मदद की। और इस मदद का परिणाम था कि गोला में लगभग 10,000 श्रमिक जो बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, उनको ये एहसास नहीं दिया कि उनका चूल्हा चलने से रह जाएगा, चूल्हा जलता रहेगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे और उसको करने में हम सफल रहे। तो मैं उन सबको भी, इन सबको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें कठिन समय में सरकार की मदद की और सरकार के कार्यक्रम के लागू होने तक व्यवस्था को बनाए रखा। व्यवस्था ये थे लाल कुआं क्षेत्र के विधायक नवीन दुमका, और उन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव के लिए उनकी रणनीति क्या होगी। इससे पहले उन्होंने जो चुनाव जीता उसमें जनता से जो वायदे किए वो किस हद तक पूरे हुए हैं, और वर्तमान में इन 3-3.5 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और आगे वो क्या और सपने उनके आंखों में है, इस पर उन्होंने हमसे चर्चा की। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के उन सभी दर्शकों का भी आभार जताते हैं कि जो हमारे इस साक्षात्कार को देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम किसी और जनप्रतिनिधि के साथ एक बार फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।